हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल अभी विजन में। आज हम सभी पॉलिटिकल थियोरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभी विजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पीडीएफ एवं इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगे। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से किसने न्याय सिद्धांत का निर्माण करने के लिए सामाजिक समझौते, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और अज्ञान के पर्दे, वेल ऑफ इग्नोरेंस का सहारा लिया? ऑप्शन ए है जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी है नॉजिक, ऑप्शन सी है बेंथम, ऑप्शन डी है बार्कर। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आंसर देने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जॉन रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का निर्माण करने के लिए सामाजिक समझौते और अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया। अज्ञान के पर्दे से क्या आशय है? जॉन रॉल्स का अज्ञान के पर्दे से आशय है कि व्यक्ति को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं होगा और सभी व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेगा। और अज्ञान के पर्दे में रहकर ही व्यक्ति समाज के लिए न्याय सिद्धांत का निर्माण करेंगे, समाज के लिए एक न्याय सिद्धांत बनाएंगे, न्याय सिद्धांत का निर्माण करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक समझौता होगा न्याय सिद्धांत का निर्माण करने के लिए, वो एक तार्किक व्यक्तियों का समझौता होगा। व्यक्ति तार्किक के साथ नैतिक भी होंगे और व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समझौता करेंगे। और व्यक्ति समझौता करने के लिए सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग का चयन करेंगे और समझौते में जोखिम भरे मार्ग का चयन वे नहीं करेंगे। और न्याय जो है वो तार्किक चयन का परिणाम होगा। और न्याय सिद्धांत का निर्माण करने के लिए उन्होंने सामाजिक समझौते की बात इसलिए की क्योंकि उनका कहना था कि समझौते पर आधारित न्याय का विचार सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। आप सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी रॉल्स की रचना नहीं है? ऑप्शन ए है ए थियरी ऑफ जस्टिस, ऑप्शन बी है जस्टिस एज फेयरनेस अ रीस्टेटमेंट, ऑप्शन सी है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ऑप्शन डी है द लॉ ऑफ पीपल्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रॉल्स की रचना नहीं है। फर्स्ट है कोड दे रखा है ओनली बी, सेकेंड ओनली सी एंड डी, थर्ड है ओनली डी, या फिर नन ऑफ द एबव। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, अर्थात इनमें से कोई ऐसी बुक नहीं है जो रॉल्स की नहीं है, जो जॉन रॉल्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये सारे बुक जॉन रॉल्स के हैं। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि 1971 में पब्लिश हुई थी, जस्टिस एज फेयरनेस अ रीस्टेटमेंट जो कि 2001 में पब्लिश हुई है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो कि 1993 में पब्लिश हुई है, एंड अगेन द लॉ ऑफ पीपल्स जो कि 1993 में पब्लिश हुई है। तो आपको याद रखना है कि ये सारे जो बुक हैं ये जॉन रॉल्स के द्वारा रचित हैं और ये हमेशा ही एग्जाम में पूछे गए हैं। इन पुस्तकों को आप याद रखिएगा और इनका प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा कि कौन से ईयर में ये बुक पब्लिश हुए हैं। ए थियरी ऑफ जस्टिस इनका सबसे फेमस बुक है
और जॉन रॉल्स को इसी बुक से सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसी के अंतर्गत वे अपना न्याय के सिद्धांत को देते हैं और न्याय के सिद्धांत का विश्लेषण करते हैं कि एक सोसाइटी के अंतर्गत न्याय के सिद्धांत को कैसे निर्मित किया जाएगा, और इसी के अंतर्गत ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स को वो प्रस्तुत किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, अर्थात कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं है जो जॉन रॉल्स के द्वारा रचित नहीं है। ये सारे बुक जॉन रॉल्स के द्वारा रचित है। यहाँ पूछा था जॉन रॉल्स की रचना कौन नहीं है, तो इनमें से कोई ऐसी बुक नहीं है जो जॉन रॉल्स की नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड किया कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉबर्ट नॉजिक ने पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन किया है। आपको बताना है कि रॉबर्ट नॉजिक के मूल मान्यताओं में निम्नलिखित में से कौन नहीं आती है। फर्स्ट है, आरंभिक स्थिति में संसार की वस्तुओं पर किसी का नियंत्रण नहीं था। व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा व क्षमता द्वारा इन वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित किया। सेकेंड है, व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति उसके व्यक्तित्व का भाग है। थर्ड है, नॉजिक के अनुसार व्यक्ति को असीमित संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। 4 है, इस संपत्ति को स्थानांतरित करने का भी अधिकार है, बशर्ते संपत्ति का स्थानांतरण व अर्जन वैध हो। ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी है ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है ओनली 4, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोगों का करेक्ट होगा। बताइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट मींस कि नन ऑफ द एबव। आप सभी को याद रखना है कि रॉबर्ट नॉजिक ने पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन किया है, और रॉबर्ट नॉजिक की कुछ मूल मान्यताएं हैं। नॉजिक की मूल मान्यताएं क्या है? फर्स्ट है उनका आरंभिक स्थिति में संसार की वस्तुओं पर किसी का नियंत्रण नहीं था। उनका कहना है कि आरंभिक स्थिति में संसार की वस्तुओं पर किसी का नियंत्रण नहीं था। व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा व क्षमता द्वारा इन वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित किया है। सेकेंड है, व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति उसके व्यक्तित्व का भाग है। थर्ड है, नॉजिक के अनुसार व्यक्ति को असीमित संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। वे व्यक्ति को असीमित संपत्ति अर्जित करने के अधिकार का समर्थन करते हैं। फोर्थ है, इस संपत्ति को हस्तांतरित करने का भी अधिकार है। वो अपने संपत्ति को दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकता है, बशर्ते संपत्ति का स्थानांतरण व अर्जन वैध होना चाहिए। उनका कहना था कि आप अपने संपत्ति को दूसरे के पास स्थानांतरित भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उस संपत्ति का जो स्थानांतरण है और उसका जो अर्जन है वो वैध होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन लगाते हैं। तो इनमें से कोई ऐसी मान्यता नहीं है जो रॉबर्ट नॉजिक की नहीं है। ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। रॉबर्ट नॉजिक की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसका नाम आप याद रखिएगा, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, है ना, जो कि 1974 में पब्लिश हुई है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा है कि राज्य केवल उतना करारोपण करेगा जितनी विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो? ऑप्शन ए है जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन सी है रॉबर्ट नॉजिक, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक ए हायक। बताना है कि ये स्टेटमेंट किनका है, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट नॉजिक, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट नॉजिक ने प्रगतिशील करारोपण के सिद्धांत का खंडन किया। उन्होंने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के सिद्धांत का खंडन किया और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने लिखा है
कि राज्य केवल उतना ही करारोपण करेगा जितना कि विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुदायवादियों के अनुसार न्याय के निम्नलिखित अर्थ है। समुदायवादियों के अनुसार न्याय क्या है, उसके मीनिंग दिए गए हैं, जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही है। फर्स्ट है, न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक वस्तुओं का ऐसा वितरण होना चाहिए जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता निहित हो। सेकेंड है, इस दृष्टिकोण के अनुसार समुदाय का हित उसकी ऐतिहासिक व सामाजिक पहचान में व्यक्त होता है। थर्ड है, न्याय का कोई एक सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता, बिल्कुल, बल्कि यह समुदाय की मान्यताओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन बी है ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इनमें से सभी सही हैं। बताइए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समुदायवादियों के अनुसार न्याय के निम्नलिखित अर्थ है। न्याय का अर्थ दिया गया है कि समुदायवादी न्याय का क्या अर्थ लगाते हैं। न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक वस्तुओं का ऐसा वितरण होना चाहिए जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता निहित हो। बिल्कुल, ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट करेक्ट है। समुदायवादियों के अनुसार न्याय का यही अर्थ लगाया जाता है। और सेकेंड है, इस दृष्टिकोण के अनुसार समुदाय का हित उसकी ऐतिहासिक व सामाजिक पहचान में व्यक्त होती है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, न्याय का कोई एक सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता, बल्कि यह समुदाय की मान्यताओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि न्याय का कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता है। न्याय का कोई एक निश्चित सिद्धांत आप नहीं अपना सकते हैं, बल्कि यह समुदाय की मान्यताओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसलिए समुदायवादियों ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की थी, क्योंकि रॉल्स ने न्याय का एक निश्चित सिद्धांत हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था, जबकि समुदायवादियों का कहना था कि न्याय का कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता, यह समुदाय की मान्यताओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने रॉल्स के न्याय को नीति कहा है और इसे सार्वभौमिक संस्थावाद कहा है और न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया है। ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है चार्ल्स टेलर, ऑप्शन सी है बेंथम, ऑप्शन डी है रॉबर्ट नोजिक। आपको बताना है कि किसने रॉल्स के न्याय सिद्धांत को नीति कहा है और इसे सार्वभौमिक संस्थावाद कहा है और न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर उन्होंने बल दिया है। बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से आंसर करने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर मेंशन किया कीजिए, उससे पता चलता है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यदि हम इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों का भी रिस्पांस आना चाहिए, क्योंकि ये आप ही सब के लिए है, आप ही लोग के लिए है। आप जितनी मेहनत करेंगे एग्जाम देने में आपको उतनी ही आसानी होगी, इसलिए मेहनत कीजिए। मेहनत करने में आपको कहीं कमी नहीं रहने देना है, मेहनत करने में कमी नहीं करना है। आप जितना परिश्रम करेंगे आपको उसका फल निश्चित प्राप्त होगा। पेशेंस रखिए और पेशेंस रख के पढ़ाई कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाता है। और सेकेंड, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाता है और ऑप्शन को ही क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाता है।
तो इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कीजिए, उसके बाद ही आंसर करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने अपनी नई पुस्तक, उनकी एक नई पुस्तक है ए आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस, जो कि 2009 में पब्लिश हुई है। आपको याद रखना है, एक फेमस बुक है अमर्त्य सेन की, उसका नाम है द आइडिया ऑफ जस्टिस, जो कि 2009 में पब्लिश हुई है। इस पुस्तक में उन्होंने जॉन रॉल्स के न्याय को नीति कहा है और उसे सार्वभौमिक संस्थावाद का नाम दिया है। और अमर्त्य सेन न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किनके अनुसार शक्ति का अर्थ है सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना। ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है लासवेल, ऑप्शन सी है डेविड हेल्ट, ऑप्शन डी है स्टीवन ल्यूकास। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये फेमस स्टेटमेंट किनका है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति का अर्थ है सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना। तो ये स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं या आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है इनका, मैक्स वेबर का, पावर के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द फॉलोइंग। हमें मिलान करना है, एक साइड बुक दे दिया है, दूसरे साइड में ऑथर दिया हुआ है। तो बुक और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट है पावर, राइट एंड ट्रूथ, सेकेंड है पावर एंड लेजिटिमेसी, थर्ड है पावर ए रेडिकल व्यू, फोर्थ है पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस। ऑथर है डेविड हेल्ट, स्टीवन ल्यूकास, सी है माइकल फुको, डी है निकोस पोलांजा। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट मैच कीजिए आप। देखिए आप वीडियो को पॉज करके मैच कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं। पावर, राइट एंड ट्रूथ, ये जो बुक है ये माइकल फुको के द्वारा लिखा गया है। माइकल फुकोल्ट, इनको माइकल फुको भी कहा जाता है और माइकल फुकोल्ट भी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर एंड लेजिटिमेसी, ये जो है, ये जो बुक है ये डेविड हेल्ट के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड का ए हो जाएगा करेक्ट मैच। थर्ड जो है पावर ए रेडिकल व्यू, ये जो बुक है ये बुक स्टीवन ल्यूकास के द्वारा लिखी गई है, इसका बी करेक्ट मैच हो जाएगा। फोर्थ पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, इसका करेक्ट मैच हो जाएगा डी, निकोस पोलांजा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा आप देख लीजिए। फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का डी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुक याद रखिएगा, ये चारों ही बहुत फेमस बुक हैं और किस ऑथर के द्वारा लिखे गए हैं ये फेमस बुक, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीति का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। आपको बताना है कि ये फेमस स्टेटमेंट किनका है। ऑप्शन ए है माइकल फुकोल्ट, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है हेरोल्ड डी लासवेल, ऑप्शन डी है स्टीवन ल्यूकास। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोल्ड डी लासवेल। राजनीति का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांटकर उसका प्रयोग करने से है। ये फेमस स्टेटमेंट पावर के कॉन्टेक्स्ट में जो दिया गया है ये हेरोल्ड डी लासवेल का है, आप सभी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के क्रम में हम लोगों को व्यवस्थित करना है। ए है डिसिप्लिन एंड पनिश, बी है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, अ हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन, ऑप्शन सी है
द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। डी है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो बताना है कि नीचे में कोड दे रखा है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। बुक और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में पूछे गए हैं, और कौन सी बुक कब प्रकाशित हुई है ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको इन क्वेश्चंस पर अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक और ऑथर से रिलेटेड या फिर उनके वो बुक कब पब्लिश हुई है, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस करना है। बताइए। ए है डिसिप्लिन एंड पनिश। ये जो बुक है वो 1975 में पब्लिश हुई थी। 1975 में ये बुक पब्लिश हुई है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ए हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन। ये जो बुक है ये 1961 में पब्लिश हुई थी ओरिजिनली। 1961 में ये ओरिजिनली पब्लिश हुई है। सी है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। ये बुक 1966 में पब्लिश हुई है, 1966 में। डी है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ये जो बुक है ये बुक आपकी 1976 में पब्लिश हुई है। तो इनको सीक्वेंस में लगाना है, तो आप लगाइए, देखिए। तो सबसे पहले आएगा बी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, अ हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन। उसके बाद बी यहाँ 2 जगह है, तो 3 ऑप्शन और डी ये ऐसे ही कट जाएंगे, ये तो होगा नहीं, बी पहले आना चाहिए। उसके बाद आपका है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस। उसके बाद सी आएगा, जो कि इस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ए आएगा डिसिप्लिन एंड पनिश, जो कि 1975 में पब्लिश हुई थी। और डी आएगा द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, उसके बाद 1976 में जो पब्लिश हुई है। तो BCAD इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। और ये जो चारों बुक है ये माइकल फुकोल्ट के द्वारा लिखे गए हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। ये चारों बुक माइकल फुकोल्ट के द्वारा लिखे गए हैं। इनका प्रकाशन वर्ष भी आप याद रखेंगे और बुक का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। माइकल फुकोल्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर है, सोशल थ्योरिस्ट हैं, उन्हें सामाजिक सिद्धांतकार भी कहा जाता है, और वे एक फ्रेंच फिलोसोफर है, याद रखना है। और ये चारों बुक उनके द्वारा लिखे गए हैं, और ये चारों बुक बहुत ही फेमस है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ बुक इज रिटन बाय। ऑप्शन ए है माइकल फुकोल्ट, ऑप्शन बी है स्टीवन ल्यूकस, ऑप्शन सी है हेरोल्ड डी लासविल, ऑप्शन डी है डेविड हेल्ड। आपको बताना है कि ये फेमस बुक किनका है, बताइए। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, राजनीति कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोल्ड डी लासविल। हेरोल्ड डी लासविल के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ये इनका बहुत ही फेमस बुक है। ये बुक का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये हेरोल्ड डी लासविल का बुक है। इनका पूरा नाम है हेरोल्ड ड्वाइट लासविल, और शॉर्ट में इन्हें हेरोल्ड लासविल के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। हेरोल्ड डी लासविल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। तो याद रखना है आपको इनके बुक का नाम। और ये जो बुक है इनके पब्लिश ईयर को भी याद रखिएगा कि ये जो बुक है वो 1936 में पब्लिश हुई है, 1936 में। तो आप इसके प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है,
किनके अनुसार मनचाहा प्रभाव पैदा करना शक्ति है, अर्थात अपने अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करना। ऑप्शन ए है बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है डेविड हेल्थ, ऑप्शन डी है स्टीवन ल्यूकास। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बर्ट्रैंड रसेल का कहना था कि मनचाहा प्रभाव पैदा करना शक्ति है, अर्थात अपने अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, शक्ति वह है जिससे व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सके या काम कराया जा सके जिसके अभाव में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है हेरोल्ड डी लासवेल, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है माइकल फुकॉल्ट, ऑप्शन डी है डेविड हेल्थ। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का कहना था कि शक्ति वह है जिससे व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सके या काम कराया जा सके जिसके अभाव में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आपको याद रखना है इन स्टेटमेंट को। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी। और ये जो बुक है वो 1961 में पब्लिश हुई है। ये जो बुक है वो किनके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट ए डेहल, ऑप्शन बी है हेरोल्ड डी लासवेल, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है माइकल फुकॉल्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ए डेहल। रॉबर्ट ए डेहल के द्वारा ये बुक लिखा गया है। और रॉबर्ट ए डेहल एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है। तो आपको याद रखना है इन्होंने पुलरिस्ट थ्योरी दी है, डेमोक्रेसी के पुलरिस्ट थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया है, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत इन्होंने दिया है। आपको याद रखना है रॉबर्ट ए डेहल लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में हम लोगों को बताया है और इन्होंने बहुलवाद से इंट्रोड्यूस कराया है हम लोगों को। ये भी बात आपको याद रखना है। बहुलवाद के साथ रॉबर्ट ए डेहल जुड़े हुए हैं। और लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट ए डेहल। रॉबर्ट एलन डेहल इनका पूरा नाम था। ये भी बात आप याद रखिएगा। और इनकी जो सबसे फेमस बुक है हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी, जो कि 1961 में पब्लिश हुई है, इनका सबसे फेमस बुक है। और तो याद रखेंगे आप सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ए डेहल। बुक का नाम आप याद रखेंगे और इसके पब्लिश ईयर को भी ध्यान में रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, शक्ति दूसरे के चिंतन और आवश्यकताओं को निर्धारित करने की क्षमता है, अतः शक्ति वैचारिक क्षमता या मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है। आपको बताना है कि यह फेमस स्टेटमेंट किनका है। ऑप्शन ए है J.R. ल्यूकास, ऑप्शन बी है कैट मिलेट, ऑप्शन सी है कैटलिन, ऑप्शन डी है रॉबर्ट कापलान। बताइए कि ये फेमस स्टेटमेंट किनका है। बताइए। शक्ति दूसरे के चिंतन और आवश्यकताओं को निर्धारित करने की क्षमता है, अतः शक्ति वैचारिक क्षमता या मनोवैज्ञानिक नियंत्रण है। तो ये जो फेमस स्टेटमेंट है वो है J.R. ल्यूकास जी का। तो इन स्टेटमेंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी एफर्ट अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।